बच्चों, हम सब कोरोना जैसे बीमारी से सुरक्षा पाने के लिए घर में ही बैठे हैं। फिर भी पढ़ाई करने के लिए हम इस उपक्रम के सहारे आप तक पहुंच रहे हैं। मेरा नाम श्रीमती AR कोड़ी है। बलवंतराव झेले हाई स्कूल जयसिंहपुर, यहाँ मैं अध्यापिका हूँ। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं 10वीं कक्षा का पाठ रीढ़ की हड्डी। चलो बच्चों, आज हम देखते हैं 10वीं कक्षा का पाठ रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, मतलब मनुष्य के शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। जन्म 1917, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1978। अब हम लेखक जी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। लेखक जी ने कुछ कृतियाँ लिखी हुई है तो इस प्रकार हैं: कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। रीढ़ की हड्डी, यह पाठ भोर का तारा इस एकांकी संग्रह से लिया गया है। अब हम गद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी मतलब बहुत पुराना, समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। नारी शोषण आज भी हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है। रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास और साहस की सराहना, यही इस एकांकी का उद्देश्य है। मुख्य पात्र इस प्रकार है: उमा BA पास, आकर्षक, सुशिक्षित युवती हैं। रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं। प्रेमा उमा की माताजी हैं। शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है जो वकील हैं। रतन एक नौकर है। तो बच्चों, हम पहले पाठ का सार देखते हैं। पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने से तुम्हें यह पाठ अच्छी तरह से मुख्य पात्र इस प्रकार है: उमा BA पास, आकर्षक, सुशिक्षित युवती हैं। रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं। प्रेमा उमा की माताजी हैं। शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है जो वकील हैं। रतन एक नौकर है। तो बच्चों, हम पहले पाठ का सार देखते हैं। पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने से तुम्हें यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सुनिए, यह जो एकांकी है एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। उमा को देखने के लिए शंकर नामक लड़का और शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद आने वाले हैं। इसलिए रामस्वरूप और उनका नौकर रतन कमरे को सजाते हैं। उमा BA तक पढ़ी हैं, परंतु उमा के पिताजी रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है ऐसे बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ाई वाली लड़की चाहिए। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप अपने जमाने की तुलना नए जमाने से करते हैं और इस प्रकार बातचीत होती रहती है। देखिए बच्चों, जब उमा को सवाल पूछे जाते हैं तब जवाब हमेशा उमा के पिताजी रामस्वरूप ही देते हैं, परंतु अंत में उमा तेज आवाज में अपने विचार व्यक्त करती हैं। तब गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा आ जाता है और अपने शंकर नामक लड़के को लेकर बाहर चले जाते हैं। तभी उमा चुप हो जाती है और इस प्रकार एकांकी समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार पाठ का यह सार है। बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार यह पाठ है और नारी का महत्व
इस पाठ में किस प्रकार समझाया गया है। अब हम पाठ की ओर देखते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। राम स्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त यानी लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन नामक नौकर कहता है, बिछा दे साहब। जरा तेज आवाज में राम स्वरूप कहते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है, पसीना बहाना, बहुत मेहनत करना। रतन तख्त बिछाता है, ही। दरी उठाते हुए राम स्वरूप कहते हैं, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। उस वक्त प्रेमा कहती है, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना, नाराज होना। राम स्वरूप कहते हैं, क्या हुआ। प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा कहती है, और लड़का। राम स्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। धीमी आवाज में रतन कहता है, बाबूजी बाबूजी। दरवाजे से बाहर झांककर राम स्वरूप कहते हैं, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मेहमानों से, हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में तो कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। खंखरा कर गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। खंखराना, गला साफ करना। लड़के की तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप, हाँ, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप कहते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप कहते हैं, साल 2 साल। शंकर, हाँ, जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन मतलब यहाँ अंतर ऐसे लेना है। अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। चौंककर राम स्वरूप कहते हैं, बिजनेस, समझकर, ओहो, अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। तकल्लुफ यानी शिष्टाचार। राम स्वरूप, हाँ, तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। अंदर जाते हैं। अपने लड़के से गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्यों, क्या हुआ। शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो,
कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी मतलब मनुष्य के शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिए बच्चों, इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। चाय पहले में डालते हुए राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। खंखराकर शंकर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। चाय पीते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। शंकर को प्याला पकड़ाते हुए रामस्वरूप कहते हैं, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। जोर से हंसते हुए रामस्वरूप, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज हम यही रुकते हैं। यहाँ तक आपको पाठ का सार समझ में आया होगा और आधा पाठ हम अगले दिन देखेंगे। तो पहले हम शब्दार्थ और मुहावरे की ओर देखते हैं। शब्दार्थ, तख्त यानी लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी। तस्तरी यानी छोटी थाली। करने से मतलब ढंग से। मुखातिब मतलब के सामने। मार्जिन, यहाँ अर्थ अंतर ऐसे लेना है। तकल्लुफ यानी शिष्टाचार। अब बच्चों मुहावरे की ओर देखो। मुहावरे, पसीना बहाना, अर्थ है बहुत मेहनत करना। मुंह फुलाना, अर्थ है नाराज होना। इज्जत उतारना, अर्थ है बेइज्जती करना। अब हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ की कुछ कृतियां हल करते हैं। पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। यह संजाल रिश्ते के बारे में है। इस संजाल में कई व्यक्तियों के नाम दिए हैं। वहाँ रिश्ते पूछे हैं, तो कई रिश्ते दिए हैं, वहाँ उनके नाम पूछे हैं। तो चलो बच्चों, यह कृति हम हल करते हैं। राम स्वरूप और उमा पिता पुत्री का रिश्ता है। राम स्वरूप और प्रेमा पति पत्नी का रिश्ता है। शंकर और गोपाल प्रसाद ये पिता पुत्र है। और रतन और राम स्वरूप इनका रिश्ता नौकर और मालिक का है। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगली कृति है कृति पूर्ण कीजिए। व्यावसायिक शिक्षा के नाम। यहाँ 2 रिक्त जगह दिए हैं। इस पाठ में व्यावसायिक शिक्षा के नाम इस प्रकार हैं। पहली है मेडिकल और दूसरी है वकील। तो ठीक है बच्चों, आज हम यही रुकते हैं। आज आपने यह पाठ ध्यान से सुना है और कुछ स्वाध्याय भी देखे हैं। धन्यवाद।